अस्सलाम वालेकुम से सबको। और आज डिस्कस करेंगे टॉप 10 रैंकिंग फैक्टर्स। 10 बेसिकली मेन 10 हैं, लेकिन ज़्यादा ही डिस्कस किए जाएंगे इनके सब टाइप्स। ओके, गूगल रैंकिंग फैक्टर्स वैसे तो 200 से अबव होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ मेन और कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ नज़रों के सामने वाले जो होते हैं ना, जो जिनके ऊपर फोकस किया जाए तो बाकी सारे ऑटोमेटिकली उसी के साथ पूरे हो जाते हैं, वो डिस्कस करेंगे आज। और गूगल रैंकिंग फैक्टर्स होते क्या हैं? अब जैसे शुरुआत में गूगल जब बना था ना, आज से कोई 20-25 साल पहले, ऑलमोस्ट 25 साल पहले, तब सिर्फ उसको कंटेंट चाहिए था। उसके कोई मैट्रिसेस नहीं थे कि कितना लेंथी हो, कितनी इमेजेस हों, कितना उसके कीवर्ड पुट हों। बस उसको कंटेंट चाहिए था हर टॉपिक के ऊपर, तो इजीली रैंक हो जाते थे उस वक्त। और उस वक्त जो लिखने वाले थे वो अच्छा कमा रहे थे, ये भी नहीं कि मिलियंस में, क्योंकि जितने वो कंटेंट डालने वाले थे उसी के आसपास उसके यूज़र्स भी थे। और इस दौर में जब 80% लोग सिर्फ गूगल को यूज़ करते हैं, तो ज़ाहिरी बात है इन्फॉर्मेशन भी उसी लेवल की आती है गूगल के ऊपर। इस वजह से गूगल अपने एल्गोरिदम को अपडेट करता रहता है और चेंज करता रहता है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि गूगल एक दिन में अपने एल्गोरिदम को 9 से 10 बार चेंज करता है। जितनी बार गिरगिट अपने रंग नहीं चेंज करती, गूगल एल्गोरिदम चेंज करता है। तो वो चेंज इस तरह से करता है कि कभी किसी एक चीज़ को ऊपर ले जाता है, किसी एक चीज़ को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देने लग जाता है, कभी दूसरी चीज़ को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देने लग जाता है। जैसे आज से कुछ अर्से पहले EAT चल रहा था, और आजकल जो गूगल का न्यू आ गया उसी को अपडेट कर दिया गया है, वो EEAT है। यानी पहले था सिर्फ एक्सपीरियंस या अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस, अब उसके साथ एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस आ गया। तो ये एक अपडेट आ गया। इसी तरह के अपडेट हज़ारों हैं जो गूगल महीनों में हज़ारों बार कर लेता होता है। इस वजह से इसके साथ साथ चलते हुए हमें भी सीखने पड़ते हैं। गूगल को समझेंगे जितनी अच्छाई से, वैसे ही आपका कंटेंट इम्प्रूव होता जाएगा। तो मेनली जो गूगल के अगर नटशेल में उसके गूगल रैंकिंग फैक्टर्स को बताया जाए, वो ये आपके सामने हैं। पहले है जी कोर वेब वाइटल्स, साइट आर्किटेक्ट यानी साइट का स्ट्रक्चर, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस, सारा कुछ साइट आर्किटेक्ट में आता है। साइट सिक्योरिटी, सिक्योर जितनी होगी आपकी वेबसाइट उतना गूगल उसको प्रमोट करेगा, अगर सिक्योर नहीं होगी उसको डाउन ही करेगा। बैकलिंक्स, अभी यहाँ पे आगे जाकर डिटेल में करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैंने लिखे हैं एक बार ताकि आपको पता चल जाए आज डिस्कस क्या होने वाला है। क्वालिटी कंटेंट होता है, कीवर्ड प्लेसमेंट होती है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन होती है, URL स्ट्रक्चर होता है, पेज स्पीड होती है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस होती है। ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ये आपने खुद भी पढ़ लेना है एक बार। आपके मल्टीपल सेंसेस यूज़ होंगे तो आपके ये दिमागों में ड्रिल हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। इस तरह आप जब भी कंटेंट लिखेंगे तो ये फैक्टर्स ऑटोमेटिकली आपके यूज़ में आ जाएंगे। और ये मैंने एक चार्ट सा एक वेबसाइट से लिया था जिसके अंदर बताया गया है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है और सबसे लोएस्ट क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब लोएस्ट को ये नहीं मुराद ले लेना कि इसको छोड़ दें, ये 1% है, तो इसको भी लेंगे तो आप कतरा कतरा दरिया होगा, तो ये 100% कंटेंट पूरा होगा आपका। ये आपने भी देख लेना है। गूगल रैंकिंग फैक्टर्स, इसकी मेन टाइप्स जो एक्सप्लोर करते हैं उसमें है ऑन पेज रैंकिंग फैक्टर्स, यानी वेबसाइट के ऊपर हम जब आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे होते हैं तो वो जो पार्ट होता है ना पब्लिशिंग से पहले, बैकएंड पे जब हम आर्टिकल पुट करके उसकी हेडिंग दे रहे होते हैं, उसकी पूरा स्ट्रक्चर सही कर रहे होते हैं, इमेजेस लगा रहे होते हैं, वो ऑन पेज में आ जाता है।
ऑफ पेज रैंकिंग फैक्टर्स, ये वो वाले होते हैं जैसे हमने किसी अच्छी वेबसाइट से बैकलिंक लिया हो, या किसी रैंडम वेबसाइट जिसकी डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा है हमारी वेबसाइट से, उसने हमें ऐसे ही फ्री में लिंक दिया हो। ऐसा हो जाता होता है अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, तब वो आपको लिंक दे दे और आपकी वेबसाइट को एक स्पॉट मिल जाएगी। ये ऑफ पेज रैंकिंग में आता है। उसके बाद टेक्निकल रैंकिंग, ये इन्वॉल्व होता है जैसे जितनी आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस होगी अच्छी, उतनी वेबसाइट के रैंक होने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। लेट्स से एक वेबसाइट है जिसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि उसके ऊपर कंटेंट पिक्चर्स जो हैं वो ऑप्टिमाइज नहीं है, कंप्रेस नहीं है, तो वो लोड होने में टाइम ले रही हैं, या कंटेंट एक दूसरे के अंदर घुसा हुआ है। जैसे अक्सर मूवीज़ वाली वेबसाइट्स होती है ना, उसके ऊपर टेक्स्ट इमेजेस के ऊपर होता है या इमेजेस टेक्स्ट के ऊपर होती हैं, क्लिक कहीं और कर रहे होते हैं तो कहीं और क्लिक हो जाता है और ऐड खुल जाता है। उस तरह की वेबसाइट को गूगल अच्छा नहीं समझता और वो इस वजह से रैंक भी नहीं हो रही होती। जो मूवीज़ वाली वेबसाइट होती हैं वो हमें बाय नेम याद होती है, इस वजह से हम पहुंच पाते हैं, वो रैंकिंग में नहीं आ रही होती। और उन वेबसाइट्स को गूगल वैसे भी अलाउ नहीं कर रहा होता क्योंकि वो गूगल के ख़िलाफ़ बनी होती हैं, गूगल की प्राइवेसी पॉलिसीज़ के। उसके बाद है जी लोकल रैंकिंग फैक्टर। लोकल रैंकिंग फैक्टर मैंने ये इसलिए लिखा, हालांकि मेनली तो 3 ही डिस्कस किए जा रहे होते हैं, लेकिन ये भी एक चीज़ है जो कि दुनिया में है, तो ये लोग बात नहीं कर रहे होते। लोकल रैंकिंग फैक्टर्स में आपकी लोकेशन मैटर करती है, आपकी लोकेशन के रिव्यूज़ मैटर करते हैं। यानी आपकी लोकेशन में जस्ट लाइक कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट है या पिज़्ज़ा आपकी शॉप है, आपने उसी के नाम के ऊपर एक वेबसाइट बनाई हुई है, तो जो कस्टमर रिव्यूज़ आपको मिल रहे होंगे ना उस वेबसाइट के ऊपर, गूगल उसको देखेगा कि किस किस आईपी एड्रेस से आ रहे हैं और कितने करीब से और या कितने दूर से आ रहे हैं आपके इलाके से, आपकी वेबसाइट को वहीं दिखाएगा और ज़्यादा फैलता जाएगा जैसे जैसे आपके रिव्यूज़ बढ़ते जाएंगे। जितना आपके रिव्यूज़ बढ़ते जाएंगे उतनी आपकी रैंकिंग बढ़ती जाएगी गूगल के ऊपर। यानी जैसे ही कोई बंदा लिखेगा पिज़्ज़ा नियर बाय, आपकी वेबसाइट ऊपर दिख सकती है। ये सारी साइंस होती है लोकल रैंकिंग फैक्टर में। कोर वेब वाइटल पहला रैंकिंग फैक्टर, ये डिस्कस करते हैं। और कोर वेब वाइटल बेसिकली गूगल की अपडेट में आया था काफ़ी अर्सा पहले, जिसमें गूगल ने अपनी एल्गोरिदम को दुनिया को दिखाया था। ऐसा करता रहता है गूगल अपने ऑफिशियल ब्लॉग के ऊपर अपने एल्गोरिदम्स को डिस्प्ले करता रहता है कि हमारा ये न्यू साइंस आई है, अब ये काम इसका होगा। खैर, इसमें मेनली 3 चीज़ें होती हैं। LCP, ये अक्सर आपने सुना होगा या कहीं ना कहीं देखा ज़रूर होगा अगर आप इस फील्ड में हैं, तो आज इसका मतलब भी जान लेते हैं। LCP यानी लार्ज कंटेंट पेंट। ये मेनली वो जो आपकी इमेजेस होती हैं या ग्राफिक्स होते हैं आपकी वेबसाइट के अंदर, हो सकता है वो सिर्फ PNG फॉर्म में हो या कोडिंग की फॉर्म में हो, वो जितना कंप्रेस और जितना ऑप्टिमाइज होगा, जितना उसकी लेंथ और विड्थ आपकी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन पे फिट आ रही होगी, आपकी LCP अच्छी शुमार होगी। अगर लेट्स से आपकी इमेज एक स्क्रीन के ऊपर पूरी नहीं आ रही, आपकी वेबसाइट डिस्टर्ब हो रही है, यानी पेज डिस्टर्ब हो रहा है, उसको जूम नहीं हो रही या सही तरह वो दिख नहीं रही, तब आपका LCP ख़राब है। तो गूगल की सेंस में आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस डाउन चल रही है। जैसे ही ये वाले चीज़ें आप सेट करेंगे, आपकी LCP अच्छी होती जाएगी। ये GT मैट्रिक्स अगर आपने देखा हो, जैसे बल्कि मैं दिखा दूँ जिनको नहीं पता, GT मैट्रिक्स आपकी वेबसाइट को एनालाइज करता है फ्री में। इसके ऊपर कोई भी हम रैंडम वेबसाइट लगा लेते हैं, जैसे सामने तो कोई आ गई हैं, इसी को कर लेते हैं। चलिए, इसके अंदर वाज़े दिखा रहा होता है LCP, FID, ये सारा कुछ।
खैर जब तक हम ये आगे डिस्कस कर लें, FID होता है फर्स्ट जी। FID मीन्स फर्स्ट इनपुट डिले, यानी जैसे ही आपको एक कोई लिंक मिलता है और उसको क्लिक करते हैं आप अपनी वेबसाइट के ऊपर या किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर, तो जो पहला आपको डिस्प्ले दिख रहा होता है, यानी जितना उसको टाइम लगता है लोडिंग में, लेट्स से कोई पिक्चर आपने खोली है, वो पहले लिंक की फॉर्म में हो, आपने खोली है और कितना टाइम में वो खुली है, वो चीज़ होती है FID में आती है। ये जितना कम होगा आपकी वेबसाइट अच्छी शुमार होगी। अगर ये बहुत ज़्यादा है, आपकी लोडिंग होती जा रही है, कोई दूसरा पेज नहीं खुल रहा, ये नेविगेशन होती है वैसे। अगर लेट्स से मैंने अबाउट अस खोला है और ये लोडिंग हो रहा है, लोडिंग हो रहा है, लोडिंग हो रहा है, तो गूगल के अंदर भी तो लोडिंग हो रहा होगा, गूगल इसको अच्छा शुमार नहीं करेगा, क्योंकि गूगल को कम से कम टाइम में अपने यूज़र को खुश करना है। जितना लोड होता है हमारे दिमाग पे स्ट्रेस बढ़ता है, तो हम कहते हैं छड्डो पर, हम वेब बैक करके दफ़ा हो जाते हैं इधर से, हम कोई और अच्छी वेबसाइट ढूंढ लेंगे, ये नहीं देखेंगे। इस वजह से आपकी वेबसाइट को गूगल डाउन कर देता है और उसको ऊपर कर देता है जिसका FID अच्छा है, यानी कम है। और CLS ये है जी, ये अभी तक हो रहा है, ये है जी कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। अब ये जैसे वही पहले भी चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपकी वेबसाइट का पेज डिस्टोर्ट हो रहा हो या इमेज एक दूसरे के अंदर घुस रही हो, या अचानक से पॉपअप्स आ रहे हो, कभी दाएं से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, समझ नहीं आ रही होती है क्या हो रहा है। वेबसाइट का आपको कंटेंट पढ़ने को ही नहीं मिल रहा है, इधर से पॉपअप खुल रहा है, इधर से ऐड आ रहा है, तो गूगल उस चीज़ को भी नहीं अच्छा समझता। गूगल कहता है कि यूज़र के लिए कम टाइम में अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हो, जो वो बस पढ़े और डायरेक्ट टू द पॉइंट, वो कोई अगर ऐड देख भी ले तो गूगल की तरफ से उसको बिज़नेस मिल जाए। लेकिन यूज़र के दिमाग में दर्द नहीं होना चाहिए कि यार ये क्या ऐड है, इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो। यूज़र कमला नहीं होना चाहिए बेसिकली। यूज़र खुश आपकी वेबसाइट पे आए और खुशी से वापस जाए, ये गूगल का मकसद होता है। इस वजह से ये भी बेहतर होनी चाहिए, आपकी ज़्यादा पॉपअप्स खुलने नहीं चाहिए। और ये दिखा दूँ मैं लाइव, ये है जी LCP, ये रहा CLS, ये बता रहा है इस वेबसाइट का CLS में ये एरर है, अवॉइड नॉन कंपोजिटेड एनिमेशंस, वो मना कर रहा है। LCP में एरर दिखा रहा है, तो ये वाली सारी चीज़ें हम सेट करेंगे, एरर सेट करेंगे, तब ये LCP में कोई एरर नहीं दिख रहा होगा। ये उसकी जो है लेवल बता रहा है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, मीडियम लो है ये। तो इनको सेट करेंगे तो आपकी वेबसाइट की ये जो परफॉर्मेंस D आ रही है, ये बढ़ती बढ़ती अच्छी हो जाएगी। खैर ये हमारी तो वेबसाइट है नहीं, एक क्लाइंट की थी। आगे बात आती है वेबसाइट साइट मैप इंटरनल लिंकिंग बेसिकली। अब साइट मैप आपने अक्सर जगह सुना होगा, ये मैंने इलस्ट्रेशन बनाई थी। अच्छा जी, साइट मैप बेसिकली आपके होम पेज से लेके आपके आखिरी पेज तक, आखिरी लेटेस्ट पोस्ट तक जितना आपके लिंक्स का जाल फैला होगा ना, अच्छे से फैला होगा, तो आपकी वेबसाइट को अच्छा शुमार होगा। लेट्स से अगर मैंने एक पोस्ट खोली हुई है ये वाली, अब मुझे होम पेज पे जाना है, मुझे होम पेज मिल ही नहीं रहा, वैसे मिल जाएगा, ये पड़ा हुआ है। लेट्स से किसी और वेबसाइट को इमेजिन करते हैं, वहाँ पे मुझे होम पेज मिल ही नहीं रहा, मैं तो इधर जाऊँगा, कभी इधर क्लिक किया और मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं खुश नहीं हूँ, मैं सीधा ये वेबसाइट कैंसिल करूँगा और कोई और वेबसाइट देख लूँगा, क्योंकि मुझे होम पेज देखना था, वो तो मिल ही नहीं रहा। वो होता है इंटरनल लिंकिंग की वजह से। अगर आपको अच्छे से इंटरनल लिंक किया जाए, या लेट्स से एक रेलेवेंट कीवर्ड में आपको इंटरनल लिंक दिया जाए, आप खुशी खुशी उस लिंक को क्लिक करेंगे। जैसे अब आज गूगल रैंकिंग फैक्टर डिस्कस हो रहा है, इसके अंदर एक लिंक हो जो लेटेस्ट गूगल रैंकिंग फैक्टर या न्यू कोई रैंकिंग फैक्टर आया उसके ऊपर लिंक दिया हो, मैं तो फ़ौरन क्लिक करूँगा, मुझे वो भी जानना है। तब यूज़र के लिए कंटेंट होना चाहिए, तो गूगल भी इस चीज़ को देखेगा, अच्छा इस बंदे ने सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है, तो वो कस्टमर का ख्याल कर रहे हैं। गूगल भी यही समझेगा कि कस्टमर के लिए सारा उसने अच्छे से लिखा हुआ है।
जितना ये जाल अच्छे से होगा आपकी वेबसाइट का स्कोर भी अच्छे से होगा। इंटरनल लिंकिंग को रेलिवेंट टॉपिक्स के साथ इंटरनल लिंक करना चाहिए, ना कि बस जो आपने लेटेस्ट टॉपिक लिख दिया हेल्थ को टेक के साथ कर दो, टेक को एसईओ के साथ, या इस तरह खिचमिच नहीं करनी होती। एक जैसी चीज़ को एक जैसी चीज़ के साथ रहने देना होता है, दूरियां नहीं बढ़ानी होती रिश्तेदारों की तरह। खैर, वेबसाइट सिक्योरिटी HTTPS ये आपने अक्सर सुना होगा, जैसे इसके साथ भी लगा होगा HTTPS दिख रहा है। ये इसका मकसद ये होता है, अगर लेट्स से HTTP लगा हुआ है सिर्फ, तो ये वेबसाइट सिक्योर शुमार नहीं होगी अगरचे उसके अंदर S लगा है एंड पे। और उस S का मतलब ये है कि इस वेबसाइट के ऊपर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल है, और ये वाला सर्टिफिकेट अक्सर बल्कि ज़्यादातर होस्टिंग प्रोवाइडर ही दे रहे होते हैं। यानी आप होस्टिंगर से वेबसाइट लें या नेमचिप से लें, वो खुद ही ये सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं। और SSL सर्टिफिकेट का मकसद और इसका मुखफ़फ़ ये होता है कि सिक्योर सॉकेट लेयर, यानी आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदार वो होस्टिंग प्रोवाइडर है, तो वो आपकी वेबसाइट को सिक्योर रखेगा। जितनी वो सिक्योर होगी गूगल उसको प्रमोट करेगा। और ये वैसे भी बाय किया जा सकता है, और ये डिपेंड करता है आपका कंटेंट वेबसाइट के ऊपर कैसा है। लेट्स से अगर बैंकिंग के रिलेटेड है, यानी आपके कस्टमर्स की डिटेल्स पड़ी होती हैं, या ई-कॉमर्स के रिलेटेड है, तब भी आपके कस्टमर्स की डिटेल होती हैं, आईडी कार्ड या उनके क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल होती हैं, तब आपको एक ज़्यादा अच्छा SSL चाहिए, ना कि सिंपल ब्लॉग वाला SSL चाहिए। तो इनके प्राइसेस में भी फ़र्क आ जाता है। फिर आगे आ जी ऑफ पेज SEO रैंकिंग फैक्टर्स, बिल्डिंग बैकलिंक्स। अब ये मेन मकसद यही होता है, इनमें बैकलिंक आपको चाहिए होता है। आप अच्छा कंटेंट बना के भी ले सकते हैं। लेट्स से आपका सबसे बेस्ट कंटेंट है, आपको कोई वेबसाइट वाला एक्सप्लोर करता है, आपकी वेबसाइट का स्पेशल कोई एक लिंक उठाता है, यानी आर्टिकल का, और वो अपने आर्टिकल में उसके बारे में लिख देता है, तो आपको एक अच्छा हेल्दी लिंक मिल गया। और उसके बाद है आउटरीच का मकसद ये है कि लेट्स से कोई, आज मैं आज़ाद चाय वाला को या हिशाम सरवर भाई को, उनको अप्रोच करके कहता हूँ कि जी ये मेरी वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं कंटेंट राइटिंग के हवाले से काफ़ी टिप्स दे रहा हूँ, तो हो सकता है वो अपने ब्लॉग के अंदर मेरी वेबसाइट के बारे में डिस्कस कर लें, या अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर या अपने फेसबुक पेज के ऊपर मेरे चैनल का लिंक दे दें। तब मुझे एक बैक लिंक मिल जाएगा, जिसकी वजह से मेरी वेबसाइट के ऊपर विज़िटर्स आएंगे, फ़ायदा मेरा होगा। तो इस वजह से आउटरीच किया जाता है। इन्फ्लुएंसर्स को भी किया जा सकता है, या सोशल मीडिया, किसी को भी, रेलिवेंट बंदे को। उसके बाद गेस्ट पोस्टिंग, ये तो सबके दिमागों में होता है, लेकिन दोबारा क्लियर कर दूं, गेस्ट पोस्टिंग तब काम आती है कि लेट्स से आपने एक वेबसाइट ढूंढी है जिसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है, और उस वेबसाइट का कंटेंट आपकी वेबसाइट से मैचिंग है। तो आपने करना ये है कि आपने एक अच्छी सी ईमेल लिख के उस वेबसाइट के ओनर को सेंड करनी है कि अगर आप भाईजान मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको एक ब्लॉग पोस्ट लिख के दे सकता हूं, बदले में आप किसी भी रैंडम अच्छे से ब्लॉग में मेरी वेबसाइट का नाम लिख दें, या इंटरनल लिंक कर दें, यानी एक्सटर्नल लिंक, सॉरी। तो वो अगर कर देता है तो अल्लाह उसको कबूल फरमाए। ऐसा वैसे नॉर्मली नहीं हो रहा था। एक अच्छी वेबसाइट वाला आपसे ब्लॉग पोस्ट भी ले लेगा, आपसे पैसे भी लेगा, फिर आपको लिंक देता है। तो जो ये सारा सीन होता है ना, इस तरह एक ब्लॉग पोस्ट लिख के देना, इस साइंस को कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग। उसके बाद है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपकी जितनी अच्छी क्वालिटी होगी कंटेंट के अंदर, आप लोगों की नज़रों में आ सकते हैं। क्वालिटी होगी तो आप गूगल की नज़रों में आ सकते हैं, तो आपकी रैंकिंग बढ़ती रहेगी। आगे आ गया ऑन पेज गूगल रैंकिंग फैक्टर्स। अच्छा, वहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो? दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बस नहीं है।
ऑन पेज एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स, ये है जी सबसे बड़ा हाई क्वालिटी कंटेंट। तो ये आपने इस तरह लिखना है कि ये सारे फैक्टर्स आपने ज़हन में रखने होते हैं। ट्रस्ट वर्दी हो कंटेंट, आपका कंटेंट रीडेबल हो, आपका कंटेंट फ्रेश हो, ना कि आपने पिछले सदियों पुराने आर्टिकल को उठा के उनको रीराइट करके लिख देना। ऐसा नहीं करना। आपका कंटेंट में फ्रेशनेस भी होनी चाहिए। न्यू स्लैंग यूज़ हो सकते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू फैक्ट, लेटेस्ट फैक्ट, रीसेंट फैक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, तब आपका कंटेंट फ्रेश में शुमार होगा। मैच द कीवर्ड, अब ये वाली साइंस समझने की ज़रूरत है। मैच द कीवर्ड का इससे मुराद ये है कि आप जो आपको टॉपिक दिया गया है उसी के ऊपर स्टिक रहें। ये ना करें कि आपके जहन में एक आइडिया है कि इस कंटेंट का रेलिवेंट बनता है, लेकिन वो बनता नहीं होगा अक्सर। तो आपने ज़्यादा एक बार दोबारा उस कंटेंट को रीड कर लेना है जो लिख लिया, कि क्या ये जो मैंने लिख दिया है वो सेंस करता है या नहीं। ट्रस्ट वर्दी, आपका कंटेंट में फैक्ट भी हो और रियलिटी भी एग्जिस्ट करती हो। ये ना हो कि आप अपने दिमाग के हिसाब से लिखें। पहले रिसर्च करें फिर लिखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप भी गलत साबित हो सकते हैं अक्सर जगह पे। जैसे अक्सर टॉपिक मिल जाते होते हैं और आपको लग रहा होता है कि इस बारे में तो मुझसे ज़्यादा कोई जानता ही नहीं, लेकिन जब लिखते हैं तो आपको पता चलता है अच्छा इस कंटेंट के बारे में तो मैं जानता ही नहीं हूँ। ऐसा भी रिएक्शन आ जाता होता है, मेरे साथ भी 2-3 बार हो चुका है। रीडेबल कंटेंट, इसके ऊपर जितना डिबेट की जाती होती है ना गूगल की तरफ से, कि कंटेंट इतना रीडेबल हो कि यूज़र को कम से कम टाइम में एक अच्छे माइंडसेट के साथ उसको रीडिंग करता जाए रीडर। यानी उसको बार बार कोई डिस्टर्बेंस ना आ रही हो। आपके सेंटेंस इतने क्लियर होने चाहिए कि यूज़र के जहन में ये ना आए कि अभी क्या बात कर रहा था, अभी कहाँ पहुँच गया, अभी पास्ट सेंटेंस था, अभी प्रेजेंट है, अभी फ्यूचर चला गया। तो यूज़र के दिमाग को एक तवाज़न पर रखना होता है, ना कि उसको ऊंच नीच का पहाड़ खेलना चाहिए। ठीक है, आगे आ गया है द पावर ऑफ कीवर्ड रिसर्च। इससे मुराद ये थी कि आपने पहले अच्छे से कीवर्ड रिसर्च कर लेना है और फिर कंटेंट लिखना है। ये नहीं करना कि आपने रैंडम टॉपिक पकड़ा जो आपके जहन के मुताबिक आपको ही अच्छा लग रहा है। कीवर्ड रिसर्च से मुराद ये है कि आपने अच्छे से कीवर्ड रिसर्च कर लेना है, ना कि आपके जो जहन में बेसिकली आपके दिमाग में चल रहा है कि अच्छा मैं ना पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में लिख लेता हूँ या इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिख लेता हूँ, और आपने कीवर्ड रिसर्च नहीं किया हुआ। तो ऐसा ना करें, क्योंकि हो सकता है जो आपके जहन में चल रहा है उसके ऊपर कंपटीशन ही इतना ज़्यादा हो कि आपको अगले 10 साल में रैंकिंग ही ना मिल रही हो। अगले 10 साल में क्या आपको रैंकिंग मिल ही नहीं रह सकती उस पर। खैर, मकसद ये है इस बात का कि आपने पहले अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करना है। अगर उसके अंदर आपको पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है रैंकिंग की, तब आपने उस कीवर्ड को पिक करना है, ना कि बस अच्छा लग रहा हो तो लिख देना। पहले रिसर्च लाजमी होती है। प्लेसिंग कीवर्ड्स इन द कंटेंट, अब ये वाला सवाल मुझसे कई दिनों से लोग पूछ रहे थे किधर किधर लगाने चाहिए, तो ये मैंने लिखा हुआ है। तो पहला कीवर्ड यानी वही फोकस कीवर्ड या प्राइमरी कीवर्ड जो आपके जहन में हो, वो आपने टाइटल टैग में लगाना होता है। एसईओ टाइटल, टाइटल टैग, टाइटल, हेडिंग 1, ये सारी सेम चीज़ हैं। H1 टाइटल, अब ये वाली जो है ना H1, ये कंटेंट के अंदर वाली H1 की बात हो रही है। ठीक है, इसके अंदर भी आप लगा सकते हैं एक बार। H2 में H2 हेडिंग ये मल्टीपल टाइम्स होती है, H1 सिर्फ एक होती है, ये दोबारा क्लियर कर दी। और H2 में लगा सकते हैं फिर URL यानी ये जो आ रहा है, ये आपको नज़र जो आ रहा है, इसके अंदर ये blogpost.com यहाँ तक डोमेन है, आगे वाला URL है। इसके अंदर आपका फोकस कीवर्ड आना चाहिए। जैसे मेरा आया हुआ है, मेरा फोकस कीवर्ड था गूगल रैंकिंग फैक्टर्स, तो गूगल रैंकिंग फैक्टर्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है।
ठीक है। आगे आ गया बॉडी ऑफ योर कंटेंट, यानी अपने कंटेंट में छिड़काव कर देना है। डिपेंड करता है आपकी कंटेंट की लेंथ कितनी है। लेट्स से अगर 1000 है या 1500 है तो आपने उसी तरह उसका शुमार कर लेना है कि आपने 5 से 6 बार से ज़्यादा नहीं लिखना। 1500 वर्ड हैं तो 5 या 6 से ज़्यादा बार अपना फोकस कीवर्ड पुट नहीं करना। आप इमेजेस में लगा सकते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट में, लेकिन ज़्यादा स्पैम नहीं करना बाहर। मेटा डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि क्या होती है। गूगल रैंकिंग फैक्टर्स, मेटा डिस्क्रिप्शन बेसिकली ये जो सेंटेंस 2-3 लिखे नज़र आ रहे होते हैं इसको मेटा डिस्क्रिप्शन कहा जाता है, और इसकी लेंथ होती है 155 करैक्टर तक। वैसे 160 करार दी गई है, लेकिन 155 इज़ हेल्दी। और ये मैंने लिखा हुआ है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह हैं वो टाइटल टैग्स हैं और H2 है और URL है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं, कोई फिक्र नहीं करना। गूगल इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इसके ऊपर भी मुझसे जो इनबॉक्स में क्वेश्चन आ रहे होते हैं ना, इस आज होपफुली क्लियर हो जाएं। जिन्होंने नहीं ली क्लास, अल्लाह उन्होंने पूछे। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, सॉरी सर। नहीं हो रही? नो सर। जी सर, स्क्रीन नहीं शो हो रही। हाय हाय, पहले बताना था। चलो खैर, आपको आवाज़ तो आ रही थी, मैं वही, ये तो मिल ही जाएगा पढ़ने को आपको, वो फिक्र नहीं है। अच्छा जी, इमेज ऑप्टिमाइजेशन ये मोस्ट आस्क्ड में भी आता है आफ्टर कीवर्ड प्लेसमेंट। खैर, इमेज ऑप्टिमाइजेशन में नेम अपनी पिक्चर को देना या कैप्शन देना, ये भी एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है। अब जो कैप्शन देनी होती है ना, ज़रूरी नहीं है उसके अंदर आपने फोकस कीवर्ड पुट करना है, उसके अंदर आप इमेज के बारे में लिखेंगे। यानी इमेज अगर एक बिल्डिंग की है या बुर्ज खलीफा की है तो आप उस इमेज का कैप्शन देंगे बुर्ज खलीफा दुबई, या बुर्ज खलीफा भी काफ़ी है। लेकिन जो उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट है ना, वहाँ पे आप फोकस कीवर्ड दे सकते हैं, और देना भी चाहिए। ये आल्ट टैग भी कहते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी कहते हैं, अल्टरनेटिव टैग भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ है बेसिकली। और मेक योर इमेजेस या पिक्चर्स स्मॉलर से मुराद ये है कि आपने इतनी बड़ी बड़ी MB की नहीं इमेजेस अपलोड कर लेनी, उसको थोड़ा कंप्रेस करके, उसको हल्का करके आपने लगाना है, ताकि वो जब लोड हो ज़्यादा टाइम ना ले। आपकी इमेजेस की जो साइज़ है KBs भी होना चाहिए। KBs भी 500 से कम हो तो वो अच्छी शुमार होगी, अगर इससे बड़ी हैं तो वो लोडिंग में टाइम लेती हैं। यूज़ गुड पिक्चर्स से मुराद ये है कि आपने हर वही रैंडम फ्री इमेज वाली जो वेबसाइट्स हैं वहीं से नहीं उठाते रहना। कोशिश ये करें कि कुछ क्रिएटिविटी ले आएँ, खुद कस्टमाइजेशन कर लें उसकी। कैनवा में जाके अगर आप फ्री पिक्चर उठा भी रहे हैं तो उसको थोड़ा अच्छा कर लें, बेहतर कर लें, उसकी कंट्रास्ट चेंज कर सकते हैं आप। एडिटिंग जाननी चाहिए, इस वजह से कंट्रास्ट बेहतर कर सकते हैं, या कुछ जुगाड़ वगैरह इंस्टाग्राम से कर सकते हैं, लेकिन उनको क्रेडिट लाजमी दे दें। बगैर रेफरेंस के आपने किसी की इमेजेस उठा के नहीं यूज़ करनी, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता होता है। या गूगल इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं। गूगल का अपनी एक जगह है जहाँ से इमेजेस ली जाती हैं और बदले में उनको क्रेडिट दिया जाता है गूगल को। फिर आ जाता है नीश एक्सपर्टीज़। अब ये वाला जो साइंस है ना, लेट्स से अगर आपकी नीश है या आपकी वेबसाइट है हेल्थ के रिलेटेड, उसके अंदर आपने टेक्नोलॉजी भी घुसाया हुआ है, उसके अंदर आपने कुछ और चीज़ घुसाई हुई है, SEO घुसाया हुआ है, कोई राइटिंग सर्विस घुसाई हुई है, तो ये सारी खिचमिच हो जाएगी। गूगल को क्या पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट किस हवाले से। और ख़ास तौर पे अगर आपकी वेबसाइट हेल्थ के रिलेटेड हो, तब तो आपको इररेलेवेंट चीज़ें ऐड नहीं करनी चाहिए। गूगल उसको बहुत ही बुरा समझेगा कि ये बंदा जो है ना, ये सीरियस नहीं ले रहा है इस काम को।
क्योंकि खैर इससे मुराद ये है कि आप जो कंटेंट लिख रहे हैं उसके ऊपर आपने थोड़ा सीरियसनेस भी शो करनी है, ना कि जो आपके जहन में आ रहा है ठोक दें। टेक्नोलॉजी के ऊपर बात हो रही है तो टेक्नोलॉजी के ऊपर ही रखें, ना कि उसके अंदर आप सर्विसेज घुसा दें। हाँ, वो एक दर्जे में घुसाई जा सकती हैं, लेकिन पूरा स्पैम नहीं कर देना होता कि बस उसी के अंदर ही रैंक करना है। या अक्सर जो न्यूज़ वेबसाइट्स होती है ना, वो रैंक कर रही होती हैं क्योंकि उनके अंदर रेगुलरिटी होती है, उनका कंटेंट अपडेट हो रहा होता है। उसके अंदर सेक्शन हो सकते हैं, टेक के भी होते हैं छोटे से सेक्शन, लेकिन वहाँ पर न्यूज़ आ रही होती है, छोटी छोटी न्यूज़ होती हैं। तो गूगल भी समझता है कि अच्छा ये न्यूज़ सेक्शन है, इसको तो जितने वो अपडेट आती है, क्योंकि डेली बेसिस पे मल्टीपल पोस्ट आ रही होती हैं, तो गूगल उसको अच्छा शुमार करता है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे तो ऐसा नहीं है, तो गूगल तो हमारी वेबसाइट को तो देखेगा भी नहीं कि ये इसने क्या खिचमिच मारी, ये खिचड़ी पकाई हुई, इतनी सारी निशेज़ एक ही वेबसाइट में लगाई हुई हैं। तो गूगल किस पे रैंक करेगा आपको कंटेंट कितना ज़्यादा चाहिए होगा और कितनी कंसिस्टेंसी से चाहिए होगा उन सब के लिए रैंक करने के लिए। तो ये साइंस समझनी ज़रूरी है। आपने सब पे रैंक होने की कोशिश नहीं करनी, अपनी नीश को सिलेक्ट करें और उसी के ऊपर फोकस करें। अब ये हब एंड स्पोक मेथड, यही सारी चीज़ थी जो मैंने एक्सप्लेन की है। ये आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं, वैसे फ़िलहाल अभी भी दिख रहा है। आपने अपने कंटेंट को डिसाइड करना है कि मैं किस सर्कल में रहूँगा और उसी के अंदर रहना है, उससे बाहर नहीं जाना। लेट्स से अगर आपकी हेल्थ एंड फिटनेस के रिलेटेड है तो आपने उसी के सर्कल के अंदर रहना है। उसके बाहर गए तो गूगल कहेगा ये आर्टिकल कोई और है, ये और है, इस बंदे का दिमाग नहीं सही, तो वो रैंक नहीं होगा। Why is it important to be an expert in your niche? अब ये जो रिसेंट अपडेट की वजह से मैंने ये वाला सवाल लिखा था। एक्सपर्ट होने से मुराद ये है कि गूगल ये नहीं चाहता कि कोई रैंडम बंदा उठे और रैंडम सी इंफॉर्मेशन उठा के अपने यूज़र को दे दे, यानी गूगल के यूज़र को दे दे। गूगल ये चाहता है कि जो उसके यूज़र को मिल रहा है वो एक फैक्चुअल, एक एक्सपर्ट के ज़रिए एडवाइस आई हो, ना कि एक 10वीं क्लास के बच्चे का लिखा हुआ कंटेंट हो। हालांकि ये वैसे बुरा नहीं है, अगर वो एक्सपर्टीज़ दिखा रहा है तो वो भी कंटेंट बेहतर है, लेकिन एक डॉक्टर में और एक 10वीं क्लास के बच्चे में काफ़ी फ़र्क होता है। अगर वो बच्चा भी कोशिश करे तो मैच कर सकता है, लेकिन वही रिसर्च मैटर करती है, फैक्ट्स मैटर करते हैं, तब जाके गूगल समझता है कि हाँ ये भी जो कंटेंट है ना उसके मैच कर रहा है लेवल को, तब वो दिखा सकता है। इसको समझने के लिए काफ़ी आपको टाइम लगेगा। ओके, टेक्निकल गूगल रैंकिंग फैक्टर्स वैसे तो काफ़ी सारे होते हैं टेक्निकल में, यानी मैंने फिर भी कुछ डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। टेक्निकल में आपकी नेविगेशन को सेट करना होता है, पेज स्पीड मेनली, और मोबाइल फ्रेंडलीनेस या रिस्पॉन्सिवनेस। लेट्स से अगर ये वाली वेबसाइट है, इसको इंस्पेक्ट करते हैं, क्या ये मोबाइल पे अच्छी शो हो रही है या सही शो हो रही है। ये देखिए, ये टैब पे भी इस तरह शो हो रही है, यानी नेविगेशन भी सही है, सब चीज़ें सही सेट दिख रही हैं। अगर लेट्स से ये वाली इमेज इस टेक्स्ट के ऊपर आ रही होती तो ये एक बैड एसईओ होता, तो गूगल इस चीज़ को भी बुरा समझता है। आपके कंटेंट में वेरिएशन भी हो और आपकी वेबसाइट के अंदर वेरिएशन भी हो, यानी हर जगह खुल जाए और यूज़र को डिस्टर्ब ना करे। बेसिकली इतने भी एड्स ना हो कि आप यूज़र का वो जो कंटेंट रीड करने आया है या कंटेंट देखने आया है वो देख ही ना पाए, वो तंग होके उससे निकल जाए। और टेक्निकल पार्ट में वेबसाइट की स्पीड आ गई और इमेज ऑप्टिमाइजेशन अगेन वो भी मैटर करती है, जो कि मैं पहले ही कोर वेब वाइटल में सारा कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। वो ही सेम चीज़ें टेक्निकल पार्ट में आती हैं। मोबाइल फ्रेंडलीनेस बनाने के लिए कुछ थीम्स होते भी हैं और कुछ थीम्स को मोबाइल फ्रेंडलीनेस बनाया भी जा सकता है आफ्टर कस्टमाइजेशन, लेकिन कुछ थीम हैं जैसे एस्ट्रा है जो कि मोबाइल फ्रेंडली है। अक्सर थीम ऐसे हैं
अक्सर आपने न्यूज़ वाले देखे होंगे जो कि मोबाइल पे अच्छे नहीं खुल रहे होते, तो उसकी वजह से मज़ा नहीं आ रहा होता यूज़र को मोबाइल पे। हालांकि अब जो हैं यूज़र मोबाइल वाले ज़्यादा हैं, तो अब तो इस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए। और ये वही चीज़ पहले डिस्कस कर चुका हूँ, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्ट। ये 4 चीज़ें हैं जो गूगल चाहता है कंटेंट क्रिएटर्स से कि वो गूगल के रीडर्स को दे, यानी गूगल के क्लाइंट्स को, कंज्यूमर्स को दे। अगर ये 4 चीज़ें एक ओनर में है वेबसाइट के, तब वो ओनर यानी वो वेबसाइट अच्छी शुमार होगी और रैंक होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। सही हो गया। अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, आज यही डिस्कस करना था। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये है कि अगर हम इसको इतना ज़्यादा बहुत डीपली हम चले गए हैं, मेरे जितने भी रैंकिंग फैक्टर्स हैं, जी जी, मेन यही है ना, मैंने ये सारे डिस्कस किए हैं। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? जी जी मेन अभी तो 200 से जी, आ ज़्यादा रही है है। सर आपको बात। ओके, मेनली 200 से ज़्यादा हैं, लेकिन आप यही चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे ना अपने कंटेंट के अंदर, यानी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कंटेंट लिखेंगे। एक हम जो है, ये ज़रा पढ़ें आप, 200 से ज़्यादा, मोर देन 200। हाँ जी, आप सवाल पूछिए। सपोज कि हम 1000 का जो हम एक आर्टिकल लिखते हैं, ब्लॉग या आर्टिकल कोई भी है, जी, उसमें इतने सारे फैक्टर जो है ना वो हम करेंगे, तो उसके लिए कितनी टाइमिंग चाहिए सर? ये ना शुरू में आपको वक्त लगेगा। अब जब मुझे लिखते हुए मुझे पता होता है कि मैंने ये किधर रखना है और ये टॉपिक रखना है या नहीं रखना, ये आर्टिकल में ये वाला हेडिंग रखूं या नहीं रखूं, ये एक्सपीरियंस के साथ साथ टाइम लगता है। कुछ 2-3 महीने लगेंगे। अगर आप कंसिस्टेंट लिख रहे हैं तो आपको खुद ही ज़हन में आता रहेगा कि अच्छा ये मुझे नहीं लिखना और ये ऐड करना है, ये FAQ बना देता हूँ, ये हेडिंग बना लेता हूँ, ये H1 रख लेता हूँ। ये सारे दिमाग में आ जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन शुरू में टाइम तो लगेगा। और जी जी। अच्छा, अब मेरा सवाल, आपके जहन में कैसे आया कि आपने 1000 वर्ड लिखने हैं? ग्रेटर देन 1000 भी हो सकता है सर। जी जी, लेकिन आपके जहन में कैसे आ सकता है कि आपने 1000 वर्ड या 1500 वर्ड लिखने तब रैंक हो सकते हैं? आपके जहन में कैसे आया? वैसे जो ना रैंडमली मेरे जहन में आ गया सर। ओके, रैंडम। अब इस चीज़ में रैंडम ख्यालात को नहीं मद्देनज़र रखना होता है। लेट्स से अगर गूगल रैंकिंग फैक्टर एक कीवर्ड है, आपको क्लाइंट दे रहा है या आप अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख रहे हो, तो आपने ये कीवर्ड रिसर्च किया है, तो आपने पहले गूगल पे आना है, ये कंटेंट ये वाला कीवर्ड पुट करके, ये जो पहले सर्फ के ऊपर आ रहे होते हैं ना आर्टिकल्स, इन सब को पहले खोल के देख लेना है और कोशिश करनी है कि इन सब की एवरेज लेके उससे अच्छे वर्ड काउंट में आपने लिखना है। यानी वो 1000 से ऊपर भी हो सकता है, इवन वो 500 से ऊपर भी हो सकता है, और ऑन एक्सट्रीम जाएं तो वो 5000 से भी ऊपर हो सकता है एवरेज लें तो, मोस्ट केसेस में। तो ये कोई फिक्स रूल नहीं होता कि सिर्फ आपने 1000 वर्ड या सिर्फ आपने 1500 वर्ड लिखने हैं। डिपेंड करता है आपके जो पहले से मौजूद कंटेंट है वो कैसे लिखा हुआ है। अब ये जो मैंने कंटेंट लिखा हुआ है, इसके ऊपर काफ़ी सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। मैंने अब रैंक होने के लिए नहीं लिखा, मैंने आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं ये। और ये वाली मेरी वेबसाइट मोनेटाइज नहीं है, पहले भी शायद बताया हुआ है, तो ये मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है। अगर मैं रैंक होने के लिए लिखता तो होपफुली मैं इमेजेस और ऐड कर रहा होता और कंटेंट भी और ऐड करता, क्योंकि ये चेक करें, ये रैंक हुआ है, इसके ऊपर क्या क्या आ रहा है फिर। जी